नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपम एकेडमी में। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना से पहले जो भारत की राजनीतिक दशा है वो किस प्रकार की थी और उसने किस प्रकार का आधार प्रदान किया मौर्य साम्राज्य के विकास। तो मैं अनुपम तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल जिसमें हम हिस्ट्री की सीरीज को बहुत डिटेल के साथ पढ़ रहे हैं। तो आज के इस टॉपिक में हम उन सारी दशाओं को जानेंगे जो मौर्य काल से पहले विकसित होती हैं और उसको एक आधार प्रदान कर देती है एक सशक्त साम्राज्य बनने के लिए। तो यदि हम मौर्य साम्राज्य को देखें तो लगभग पूरे भारत में ये हमको दिखता है। उसके साथ साथ जो प्राचीन भारत है जिसमें अफगानिस्तान का एरिया, पाकिस्तान का एरिया, बर्मा का एरिया, ये सारा एरिया सम्मिलित है। उन सारे क्षेत्रों में हमको मौर्य साम्राज्य का प्रभाव देखने को मिलता है। तो अगर हम घटनाक्रम के रूप में समझने की कोशिश करें तो छठी सदी ईसा पूर्व में क्या हो रहा था, जो आपका मगध है उसका विस्तार हो रहा था और वह विस्तार अपने चरम तक पहुंच चुका था। उसके साथ साथ जब नंद वंश आता है और उसके बाद आता है मौर्य वंश, तो उस समय इस विस्तार में हमको बहुत तेजी देखने को मिलती है। अशोक के अगर हम अभिलेखों को देखें उनसे हमको ये पता लगता है कि सुदूर पूरब को छोड़ के और दक्षिण के कुछ क्षेत्रों को छोड़, मतलब दक्षिण के कुछ क्षेत्रों को छोड़ के और पूरब के कुछ क्षेत्रों को छोड़ के जो मगध है उसका नियंत्रण पूरे भारत में देखने को मिलता है और वह हमको मौर्य साम्राज्य के रूप में दिखाई देता है। तो आइए समझते हैं कि ये सब कुछ किस तरह से होता है। अगर हम ये जानने की कोशिश करें कि ये सारी चीजें हमको पता कहाँ से लगती है, स्रोत क्या है इस काल के विषय में, तो हमको मिलते हैं जैन साहित्य जिसमें पंचारंग सूत्र और सूत्र कृतांग हमको मिलता है। बौद्ध साहित्य की हम बात उसमें त्रिपिटक और जातक कथाओं का संग्रह हमको मिलता है। महावंशा और दीपवंशा जैसे ग्रंथ हमको मिलते हैं। दिव्यावतान जैसा ग्रंथ हमको मिलता है जो संबंधित है किससे, तिब्बत। महावंशा और दीपावंशा ये दोनों संबंधित किससे है, श्रीलंका। पुराणों में भी हमको स्रोत मिलते हैं इस काल से संबंधित। यूनानी और लैटिन भाषा के जो ग्रंथ उससे भी हमको ये प्रमाण मिलता है और मुख्यतः इसमें यात्रियों का विवरण है जो भारत में उस समय आते हैं और भारत के विषय में लिख कर जाते हैं। मेघस्तनी जो नाम है इसमें सबसे प्रमुख है जो आता है आपका चंद्रगुप्त मौर्य के काल में और एक राजदूत के रूप में इसकी नियुक्ति होती है वहां पे। और इनमें सबसे फेमस इंडिका, इससे हमको उस काल के विषय में पता लगता है। ट्रेबो, थियोडोरस, एरियन, इन सारे इतिहासकारों के ग्रंथ हमको मिलते हैं जिससे हम इस काल के विषय में जान पाते हैं। इसके साथ साथ कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र वो भी हमको राजनीतिक दशा के बारे में, सामाजिक दशा के बारे में काफी कुछ बताता है। सिक्के जो हमको इस काल में मिलते हैं जिनको पंचमार्ग या आहार सिक्के कहा जाता है, उनसे हमको ये जानकारी मिलती है कि इनको किसी एक केंद्रीय संस्था द्वारा जारी किया जा रहा था। इन सिक्कों पर आप ध्यान देंगे कि राजाओं का नाम उल्लेखित नहीं है, लेकिन फिर भी हमको ये मिलता है कि इन्हें किसी सेंट्रलाइज सिस्टम द्वारा जारी किया जा रहा था। अशोक के हमको अभिलेख मिलते हैं, उससे भी हमको ज्ञान होता है जिसमें 14 बृहद अभिलेख, 7 लघु शिलालेख और 7 स्तंभलेख हमको मिलते हैं जिससे हमको इस काल के विषय में जानकारी मिलती है। तो जैन साहित्य से, बौद्ध साहित्य से, पुराणों से, यूनानी और लैटिन भाषा के ग्रंथों से, कौटिल्य के अर्थशास्त्र से, सिक्कों से, अशोक के अभिलेखों से, इन सब से मिला के जो हमको जानकारी मिलती है इस काल से संबंधित, उससे हम निष्कर्ष निकालते हैं कि इस समय की जो राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक दशा है वो किस प्रकार की है। इसके साथ साथ जब हम इनको वेरीफाई करते हैं पुरातात्विक साक्ष्य से तो ये हमको प्रमाणिक रूप में मिलते हैं। मतलब जो बातें इन पुस्तकों में लिखी होंगी उन बातों को पुरातात्विक साक्ष्य के रूप में जब हम प्रमाणित करेंगे तो हमको ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और ज्यादा सर्टिफाइड रिजल्ट मिलेंगे। एक चीज आप देखिए कि महाजनपद हमने देख रखा है पिछली वीडियो में, इस वीडियो में भी हम महाजनपद को देखेंगे लेकिन एक अलग तरीके से देखेंगे और अलग रेफरेंस के साथ देखेंगे और थोड़ा ज्यादा डिटेलिंग के साथ देखेंगे। तो हमको एक चीज मिलती है कि जो महाजनपद है, 16 महाजनपद की बात की जाती है, इन पे हमको बार बार विवाद मिलता है। बौद्ध धर्म का जो ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, इसमें हमको मिलता है कि 16 महाजनपद होते थे लेकिन इनमें कौशल, काशी, मगध, अंग, वज्जी, मल और वत ये तो हमको मिलते हैं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी। लेकिन उसके अलावा जो जनपद जैसे चेदी, कुरु, पांचाल, मत, सूरसेन, कंबोज, अवंती, अश्मक और गांधार ये हमको इस भगवती सूत्र में नहीं मिलते। तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में हमको 16 महाजनपद मिलते हैं, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी हमको 16 महाजनपद मिलते हैं, लेकिन 16 महाजनपद जो जैन ग्रंथ में है वो 16 महाजनपद बौद्ध ग्रंथ में नहीं है, उनमें अंतर है। तो आप सेम वाले जो है उनको देख लीजिए, जो ग्रीन कलर से है और जो ब्लैक कलर से है वो डिफरेंट वाले हैं। अंग देखिए दोनों में है, वत्स दोनों में है जिसको वत्स कहा जा रहा है। मगध नाम मिलेगा हमको जैन ग्रंथ में जिसको मगध कहा जाएगा बौद्ध ग्रंथ। मल्ल हमको मिलेगा बौद्ध ग्रंथ में जिसको मोली कहा जाएगा जैन ग्रंथ में। कौशल मिलेगा, काशी मिलेगा और वज्जी मिलेगा। और अंतर में क्या है, यहाँ आपको चेदी,
कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, कंबोज, अवंती, अश्वक और गांधार अलग मिलेंगे। यहाँ बंग, मलय, मालव, कोच, लार, पाठ्य, समुत्तर और अवध मिलेगा। तो ये अंतर आप ध्यान रखेंगे। अगर हम पाणिनि का अष्टाध्यायी देखें, वहां हमको 22 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि कहाँ पे 22 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, तो वो पुस्तक है पाणिनि का अष्टाध्यायी। ये वो 16 महाजनपद है जो परीक्षाओं में बार बार आपसे पूछे जाते हैं। एक एक करके हम इसको बहुत डिटेल के साथ समझेंगे। अगर हम इनकी भौगोलिक दशा देखें तो मध्य गंगा घाटी के कुछ क्षेत्र हैं जिसमें अंग, मगध, वज्जी संघ और मल्ल मिलता है। मध्य गंगा घाटी के पश्चिम में यदि हम देखें तो हमको काशी मिलता है, कौशल मिलता है, वत्स मिलता है। और इसके साथ साथ अगर हम पश्चिमी क्षेत्र में देखें जो इस मध्य गंगा घाटी के भी पश्चिम में और उसके भी पश्चिम में स्थित है, तो वहां पे हमको मिलता है कुरु, पांचाल और मत्स्य। इसके साथ साथ सूरसेन। अगर हम उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में देखें तो यहाँ पे हमको गांधार, कंबोज ये दो क्षेत्र मिलते हैं। मध्य और दक्षिणी क्षेत्र में हम देखें वहां पे हमको अवंती, चेदी और अश्मक मिलता है। अगर हम अंग महाजनपद को देखते हैं तो इसकी राजधानी हमको मिलती है चंपा, जो कि गंगा नदी और चंपा नदी के संगम पर स्थित है। एक प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र के रूप में हमको अंग मिलता है। यदि आपको ध्यान हो तो कर्ण, जिसका उल्लेख हमको महाभारत में मिलता है, वो इस प्रदेश का राजा बनाया जाता है। यात्रियों के विवरण से हमको ये बात पता लगती है कि जो व्यापारी है चंपा के, वो स्वर्ण भूमि की यात्रा किया करते थे। महाभारत और पुराणों में यदि हम देखें तो मालिनी इसका नाम मिलता है। बुद्ध के समय ये महानगरों में चंपा की गणना की जाती है। अब यहाँ आप ध्यान देंगे, यहाँ महानगर है और हम बात कर रहे हैं महाजनपद। बुद्ध के समय में हमको 6 महानगर मिलेंगे। महापरिनिर्वाण सूत्र में इन 6 महानगरों के नाम दिए गए हैं, जिसमें चंपा, राजगृह, बनारस, साकेत, कौशाम्बी और साकेत हमको मिलते हैं। तो ये 6 महानगर हैं जो हमको बुद्ध के समय में मिलते हैं और इनका वर्णन महापरिनिर्वाण सूत्र में दिया गया है। इनमें हमको चंपा भी एक नाम मिलता है जो राजधानी है किसकी, अंग की, और अंग है 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद। दीर्घ निकाय के अनुसार जो चंपा का वास्तुकार है वो हमको कौन मिलता है, महागोविंद। ये तथ्य आप ध्यान रखेंगे। अगला मिलेगा हमको मगध महाजनपद, जो सबसे ज्यादा ताकतवर होगा। पुराणों के अनुसार मगध पर बृहदत्त वंश का शासन था और बृहदत्त का जो पुत्र है जरासंध, इसने गिरिव्रत, जिसको राजगिरी के नाम से भी जानते हैं, उसको अपनी पहली राजधानी बनाया था। बाद में ये राजधानी पाटलिपुत्र ट्रांसफर हो जाती है। तो पहली राजधानी मगध की राजगिरी और दूसरी राजधानी पाटलिपुत्र। अगर हम महाभारत के वन पर्व में देखें तो राजगिरी को जरासंध की राजधानी बताया गया है। बौद्ध ग्रंथों को अगर हम देखें तो मगध का सबसे प्रतापी राजा जो हमको मिलता है वो बिंबिसार हमको मिलता है। और ये बिंबिसार संबंधित होगा किससे, हर्यक वंश से। ये आप ध्यान रखेंगे। एक नाम आपको बाद में और मिलेगा जिसको कहेंगे बिंदुसार, जो कि पुत्र होगा किसका, चंद्रगुप्त मौर्य। ये अंतर आप ध्यान रखेंगे। ये कौन है, बिंबिसार। और यहाँ आपको कौन मिलेगा, बिंदुसार, जो मौर्य वंश से संबंधित होगा। उत्तर में इसके देखें हम गंगा नदी बहती है, पश्चिम में इसकी सोन नदी बहती है, पूर्व में इसकी चंपा नदी बहती है और दक्षिण में इसके विंध्य पर्वत माला हमको मिलती है। यही मिलकर उत्तर में गंगा, पश्चिम में सोन, पूर्व में चंपा और दक्षिण में विंध्य पर्वत, ये मिलके इस मगध को सुरक्षित राज्य के रूप में विकसित करते हैं। ये इसकी सुरक्षा प्राची के रूप में या सुरक्षा प्राचीर के रूप में कार्य करते हैं। अगला हम देखें जो आपका वज्जी संघ, जिसमें हमको मिलता है वैशाली महाजन। पूर्वी भारत में गंगा नदी के दक्षिणी भाग में हमको ये स्थित मिलता है। राजधानी इसकी क्या है, वैशाली। ये आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर लिच्छियों ने विश्व के पहले गणतंत्र की स्थापना की थी। हमने बुद्ध संघ की एक कहानी सुनी थी। जब यहाँ पे आक्रमण होने की बात हो रही थी तो एक विवरण हमने देखा था कि किस तरह की चर्चा की जा रही थी। सुत्त निपात में वैशाली को मगधमपुरम के नाम से जाना जाता है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि मगधमपुरम किसे कहते हैं तो आप इसको कंफ्यूज नहीं करेंगे मगध। ये मगध नहीं है। ये कौन सा जनपद है, वैशाली महाजनपद। वैशाली बुद्ध काल का सबसे शक्तिशाली गणराज्य हमको मिलता है। अगला हम देखें जो आपका मल्ल महाजनपद। ये 9 गणों का संघ है, मतलब 9 गण मिलके इस महाजनपद को बनाते हैं। गण संघ की व्यवस्था को हमने देखा था। जो वज्जी राज्य है उसके पश्चिम में हमको ये मिलता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो देवरिया जिला है वो इस क्षेत्र में सम्मिलित होता है
इसके हमको दो भाग मिलते हैं। एक की राजधानी हमको मिलती है पावा, जिसे कहते हैं पडरौना, और दूसरे की राजधानी हमको मिलती है कुशीनगर, इसे जाना जाता है कस्या के नाम से। तो इस कुशीनगर को आप ध्यान रखेंगे, जो बौद्ध है, जो बुद्ध है, उनका जो महापरिनिर्वाण है वो हमको इसी कुशीनगर में देखने को मिलता है। अगला हम देखें काशी महाजन। इसमें हम देखेंगे जो इसका सबसे शक्तिशाली राजा है वो हमको ब्रह्मदत्त के नाम से मिलता है। इसने कौशल पर विजय प्राप्त की थी। इसके उत्तर में वरुण नदी है और इसके दक्षिण में असी नदी है। तो दरअसल इस वरुण नदी और असी नदी, इन दोनों को मिला के ही इसका नाम क्या पड़ा है, वाराणसी। ये आप ध्यान रखेंगे। तो कौशल के राजा कंस ने काशी को जीतकर अपने राज्य में शामिल कर लिया था। ये हमने देखा था पहले डिटेल में। अगला हम देखें कौशल महाजनपद। इसके पूर्व में सदा नीरा नदी बहती है, जिसे गंडक नदी के नाम से वर्तमान में जाना जाता है। इसके पश्चिम में हमको गोमती नदी मिलती है, दक्षिण में सर्पिक या त्यानिंदक मिलता है, और उत्तर में इसके नेपाल की पहाड़ियां मिलती हैं। तो इसको भी एक मजबूत महाजनपद के रूप में प्राकृतिक सुरक्षा दीवार बना के मिल रही है। प्रसेनजीत के समय कौशल में काशी के अतिरिक्त जो अन्य गणराज्य हैं उन पर अधिकार मिलता है, जिसमें कपिल वस्तु के शाक्य हैं, केशपुत्र के कलाम हैं, रामगाम के कोली हैं, पावा और कुशीनगर के मल्ल हैं, और पिपलीवन के मौर्य हैं। ये जो पिपलीवन के मौर्य हैं, इन्हीं को कई बार कनेक्ट किया जाता है मौर्य साम्राज्य से। ये आप ध्यान देंगे। संयुक्त निकाय के अनुसार तो ये प्रसेनजीत, इसने 5 राजाओं के एक गुट का नेतृत्व किया था। ये घटनाक्रम भी हमको मिलता है। अगर हम रामायण काल की बात करें तो ये जो कौशल है, इसी की राजधानी हमको अयोध्या मिलती है। कौशल नरेश का नाम आपने सुना होगा। कौशल के जो प्रमुख नगर हैं उनमें हमको श्रावस्ती और इसकी जो राजधानी अयोध्या वो हमको मिलती है। बुद्ध काल में कौशल के 2 भाग हो गए। एक जो उसका उत्तरी भाग है उसकी राजधानी हो जाएगी श्रावस्ती, और जो इसका दक्षिणी भाग उसकी राजधानी हो जाएगी साकेत। अगर आपको पता हो तो जो फैजाबाद क्षेत्र है यहाँ पे हमको साकेत नामक एक यूनिवर्सिटी भी मिलती है। तो उत्तरी भाग की जो राजधानी श्रावस्ती है ये हमको मिलती है अर्धचंद्राकार रूप में। ये तथ्य आप ध्यान रखेंगे, परीक्षाओं में कई बार पूछा गया कि अर्धचंद्राकार रूप में हमको कौन सा क्षेत्र मिलता है। तो जो श्रावस्ती का क्षेत्र है जो कौशल महाजनपद के अंतर्गत आ रहा है वो हमको मिलता है अर्धचंद्राकार रूप में। अगला हम देखें जो आपका वत्स महाजनपद है, ये मिलता है प्रसिद्ध सूती कपड़ों, प्रयागराज के आसपास का ये क्षेत्र है। और विष्णु पुराण की अगर हम बात माने तो राजा निजच्चू ने हस्तिनापुर के गंगा में प्रवाहित हो जाने के बाद कौशाम्बी को अपनी राजधानी बनाया था। तो हमको देखिए वर्णन क्या मिलता है, जो आपका हस्तिनापुर है ये गंगा के क्षेत्र में प्रवाहित हो गया, ऐसा हमको धार्मिक पुस्तकों में मिलता है। और फिर ये माना जाता है यही के जो राजा है जिनका नाम है निजच्चू, इन्होंने कौशाम्बी को अपनी राजधानी बना लिया। व्यापारिक मार्ग पर बसा ये कौशाम्बी दक्कन, गंगा घाटी तथा उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों को जोड़ता है। तो ये व्यापारिक मार्ग पे बसा है और एक संपर्क केंद्र के रूप में भी हमको मिलता है। जब अवंती में राजा होता है प्रद्योत, उस समय वत्स में हमको राजा मिलता है उदयन। ये कनेक्ट कर लीजिएगा कि अवंती में राजा जब है प्रद्योत, उस समय उदयन राजा मिल रहा है वत्स महाजनपद। और इनमें हमको प्रतिद्वंदिता के मतलब आपसी लड़ाई के बहुत सारे उदाहरण देखने को मिलते हैं। और 3 संस्कृत नाटक भी हमको मिलते हैं जिसमें स्वप्नवास दत्ता, हर्ष द्वारा रचित रत्नावली और प्रियदर्शिका, ये तीनों हमको मिलते हैं। और जो आपकी प्रियदर्शिका है इसमें राजा उदयन को एक अधिवक्ता के रूप में प्रस्तुत किया गया है। बुद्ध के समय में यदि हम देखें तो यहाँ पे हमको पौरव वंश का शासन मिलता है और यहाँ का राजा हमको मिलता है उदयन। बौद्ध भिक्षु पिंडोला ने उदयन को बौद्ध मत में दीक्षित किया था, मतलब बौद्ध मत में कन्वर्ट किया था किसको, उदयन को। और वो बौद्ध भिक्षु कौन था, पिंडोला। एक हमको प्रसंग मिलता है उदयन और वासवदत्ता की तंत्र, ये हमको उज्जैन से संबंधित मिलती है। इस कथा को महाकवि भास ने अपने नाटक स्वप्नवास दत्तम में वर्णित किया है। यही स्वप्नवास दत्तम पुस्तक है जो राजा प्रद्योत और उदयन के बीच शत्रुता का वर्णन करता है। अगला हम देखें आपका कुरु महाजन। तो ये मेरठ, दिल्ली और थानेश्वर का क्षेत्र हमको मिलता है इस महाजनपद में। हस्तिनापुर इसकी राजधानी मिलती है कब, महाभारत के समय में। और बाढ़ आने पे अभी हमने देखा इसकी राजधानी कहाँ चली जाती है, कौशाम्बी चली जाती है। यदि हम बौद्ध परंपराओं की बात को माने तो कुरु राज्य का जो शासक युधिशीला, इसने यहाँ पे शासन किया था। और जो ये आपका युधिशीला है ये हमको मिलता है युधिष्ठिर के परिवार से। उत्तराध्ययन सूत्र में अगर हम माने इसकी बात को तो इसमें जो कुरु वंश का राजा हमको दिया गया है उसको कहा गया है इशुकारा। बुद्ध के समय यहाँ पर हमको मिलता है पुरभ्य नाम का राजा। और यादवों, भोज एवं पंचालों के साथ इनके वैवाहिक संबंध हमको मिलते हैं। यदि आपको महाभारत के विषय में ध्यान हो
तो पांचाल की जो मिलती है आपकी पांचाली, जो पांडवों की पत्नी है। यादवों से इनको मिलता है सुभद्रा का वर्णन, जो पत्नी है किसकी, अर्जुन की, और बहन है किसकी, श्री कृष्ण की, ये भी हमको मिलता है। अगला हम आपका देखें पांचाल महाजनपद, जो आधुनिक बुंदेलखंड का क्षेत्र है और बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद जिला है, इन्हीं को मिलाकर बनता है पांचाल महाजनपद। प्रारंभ में इसके दो भाग मिलते हैं, जो गंगा नदी के द्वारा दो भागों में विभाजित हमको मिलते हैं। जो उत्तरी पांचाल है उसकी राजधानी हमको मिलती है आई-छत्रक, और ये क्षेत्र है बरेली का रामपुर क्षेत्र। इसके अंतर्गत आता है कानकुब्ज नगर। और यदि हम इसकी सीमाओं की बात करें तो हिमालय की तलहटी से शुरू होकर दक्षिण में चंबल नदी तक का जो क्षेत्र है वो इसकी सीमाओं में आता है। और उसके साथ साथ पूर्व में अगर हम कोशन और पश्चिम में हम देखें कुरु जनपद, तो ये इसकी सीमाएं हैं। मतलब उत्तर में हिमालय, दक्षिण में चंबल नदी, पश्चिम में कुरु राजवंश और पूर्व में हमको कोशल राजवंश इसके मिल रहा है। और मध्य में कौन स्थित है, पांचाल महाजनपद। पहले हमको ये राजतंत्र के रूप में विकसित मिलता है, लेकिन कौटिल्य के समय तक ये हमको एक गणराज्य के रूप में विकसित मिल जाता है। राजतंत्र और गणतंत्र में क्या अंतर है, या गणराज्य में क्या अंतर है, ये हमने बहुत डिटेल से पिछली वीडियो में देखा है। जो दक्षिणी पांचाल है उसकी राजधानी हमको मिलती है काम्पिल। उत्तरी पांचाल की राजधानी आई-छत्रक और दक्षिण पांचाल की राजधानी काम्पिल, जो आपका फर्रुखाबाद जिला है। इसी के जो काम्पिल क्षेत्र में, यहीं पे हमको काम्पिल मिलता है। अगला हम देखें मत्स्य महाजनपद, ये मिलता है हमको राजस्थान के जयपुर क्षेत्र में बसा, और वर्तमान अलवर और भरतपुर का क्षेत्र इसमें सम्मिलित है। राजधानी इसकी मिलती है विराट, और विराट राज आपको याद होकर आपने महाभारत देखी हो, तो विराट राज के नाम से या राजा विराट के नाम पे इसकी जो राजधानी विराट है वो नाम हमको मिलता है। यदि हम बौद्ध साहित्य की माने तो इस राजा विराट सूरसेन के नाम से वर्णित किया गया है। अब हम देखें आपका सूरसेन महाजनपद, जो आधुनिक ब्रजमंडल क्षेत्र है उस क्षेत्र में बसा ये जनपद हमको मिलता है। इसकी राजधानी हमको मिलती है मथुरा, यमुना के दोआब में ये स्थित है। क्योंकि आप ध्यान रखेंगे कि जो मथुरा का क्षेत्र है उसके पास जो नदी मिलती है वो यमुना नदी है। तो यूनानी लेखक इस राज्य को सूरसेनोई और इसकी राजधानी को बेथोरा के नाम से पुकारते हैं। अगर हम बौद्ध सूत्रों की माने तो जो सूरसेन का शासक है अवंतीपुत्र, ये बौद्ध धर्म को मानने वाला है। मार्गों के संगम पर, ये जंक्शन पर ये स्थित हमको मिलता है। मतलब कई सारे मार्ग यहाँ आके कनेक्ट होते हैं। और जो आपका उत्तरा पथ है, जो हमने पीछे बात की थी, और दक्षिणा पथ, उनको ये आपस में जोड़ने का काम करता है। फिर हमको मिलता है चेदी महाजन, आधुनिक जो बुंदेलखंड का एरिया है और इसके पूर्वी और सीमावर्ती भागों में जो स्थित एरिया है वो हमको मिलते हैं इस महाजनपद में। राजधानी इसकी मिलती है तुक्तिमती या तोत्तिवती, जिसकी पहचान महाभारत कालीन तुक्तिमती से की जाती है। महाभारत काल में चेदी का शासक हमको कौन मिलता है, शिशुपाल, जिसका वध किसने किया था, कृष्ण ने, जिसको जो आशीर्वाद था कि 100 गलतियां इसकी श्री कृष्ण माफ करेंगे, लेकिन 101वीं गलती जब होगी उस समय कृष्ण के द्वारा इसका वध किया जाएगा। और कृष्ण के अलावा कोई और शिशुपाल को नहीं मार सकता था, ये आश्वासन भी किसने दिया था, श्री कृष्ण ने। लेकिन जब ये अपनी गलती कर जाता है, 101वीं गलती करता है, उस समय श्री कृष्ण इसका वध कर देते हैं। उसके बाद हमको मिल रहा है एक महाजनपद, अवंती महाजनपद। ये मालवा के क्षेत्र में हमको बसा हुआ मिलता है और दो भागों में ये विभाजित है। जो उत्तरी भाग है उसकी राजधानी हमको मिलती है उज्जैनी, और जो इसका दक्षिणी भाग उसकी राजधानी हमको मिलती है माहिष्मती। गौतम बुद्ध के समय में हम देखें तो राजा प्रघोत का यहाँ शासक था। अभी हमने पीछे बात की थी इस राजा की, आप ध्यान रखिएगा। बिंबिसार के समय मगध का प्रघोत के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हो जाता है और बौद्ध पुरोहित महाकच्छायन के प्रभाव से ये जो प्रघोत राजा है ये बौद्ध धर्म को अपना लेता है। और जो ये प्रघोत है इसको एक बीमारी हो जाती है जिसे कहेंगे पांडु रोग। इसके इस बीमारी से ग्रसित हो जाने के बाद बिंबिसार ने अपना जो राजवैद्य जीवक इसको भेजा था। इसके बारे में हमने भी पिछली वीडियो में देखा था कि जो दक्षिणा पथ था उस दक्षिणा पथ से ही ये जाता है इस क्षेत्र में, वो वर्णन हमने देखा था। अगला हम देखें आपका अश्वक महाजनपद, जो स्थित है गोदावरी नदी के तट पर और आंध्र प्रदेश में ये स्थित है। एकमात्र ऐसा महाजनपद हमको मिलता है जो स्थित है दक्षिण भारत में। राजधानी इसकी मिलती है गोवर्धन, और इसके विवरण हमको अनेक स्रोतों में मिलते हैं, जैसे पाणिनि का अष्टाध्यायी, मार्कंडे पुराण, बृहत संहिता, इनमें इनका उल्लेख हमको मिलता है। जातक कथाओं से हमको ये ज्ञात होता है कि अश्मक काशी के अधिकार क्षेत्र में था। इसके अलावा महाजनपदों के अलावा जो बहुत फेमस जनपद है उनको यदि हम देखें तो इनमें
उत्तरी भारत में हमको दो जनपद मिलते हैं, एक हमको मिलता है गांधार और दूसरा हमको मिलता है कंबोज। ये जो गांधार है ये वर्तमान पाकिस्तान के क्षेत्र में स्थित है और रामायण काल से हमको ये ज्ञात होता है कि इसकी जो स्थापना है वो भरत के पुत्र राम के जो भाई हैं, तो भरत के पुत्र तक्ष ने इसकी स्थापना की है। इस गांधार का जो दूसरा नाम हमको मिलता है वो पुष्क कलावती के नाम से मिलता है। अगर हम 6ठी शताब्दी बीसी की बात करें तो गांधार राज्य में हमको शासक मिलता है पुकुसती या पुष्क रासरीन, जिसने अवंती के विरुद्ध युद्ध में सफलता प्राप्त की थी। कंबोज के विषय में यदि हम देखें तो कौटिल्य ने इसका वर्णन किया है, इस क्षेत्र के विषय में लिखा है और एक शब्द इस्तेमाल किया है इस क्षेत्र के लोगों के लिए जिसे कहते हैं वार्ता शस्त्रो पजीवी संघ, अर्थात एक ऐसा संघ जो पशुपालन, कृषि, वाणिज्य और शस्त्रों द्वारा अपनी जीविका को चलाता है। प्राचीन समय में यदि हम देखें तो ये जो कंबोज का क्षेत्र है ये अपने घोड़ों के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। यही हम देखें जो आपका महाभारत काल है, यहाँ पे हमको एक क्षेत्र मिलता है कैकेयी, और इस कैकेयी की जो रानी है कैकेयी, तो कैकेयी भी अपने घोड़ों के लिए बहुत प्रसिद्ध मिलता है और जो कंबोज का क्षेत्र है ये भी अपने घोड़ों के लिए बहुत प्रसिद्ध मिलता है। अगर हम सबसे शक्तिशाली महाजनपद की बात करें तो उनमें हमको मिलता है कौशल, मगध, वत्स और अवंती, और उसमें भी सबसे शक्तिशाली कौन मिलेगा या सबसे शक्तिशाली बन के उभरेगा कौन, वो होगा आपका मगध। यदि महाजनपदों में हम देखें तो 8 महाजनपद हमको उत्तर प्रदेश में ही देखने को मिलते हैं, जिसमें काशी, कौशल, वत्स, मल्ल, कुरु, पांचाल, शूरसेन और चेदी। तो ये 8 महाजनपद हमको उत्तर प्रदेश में ही मिलते हैं। बुद्ध के विषय में ये प्रश्न पूछा जाता है परीक्षाओं में बार बार कि बुद्ध ने किन गणराज्यों का भ्रमण किया था या बुद्ध किन किन क्षेत्रों में गए थे, तो हमको मिलते हैं कि कपिलवस्तु के जो शाक्य हैं इनके यहाँ बुद्ध गए हैं, तुम सुमारगिरी के भंग हैं यहाँ बुद्ध गए हैं, अलक्कप के कुली हैं इनके यहाँ बुद्ध गए हैं, केशपुत्र के जो कलाम है इनके यहाँ बुद्ध गए हैं, रामगाम के कुली, कुशीनारा के मल्ल और पावा के मल्ल, पिपलीवन के मुरी, वैशाली के लिच्छवी और मिथिला के जो विदेह हैं, इन सब के यहाँ बुद्ध ने भ्रमण किया है, ये वर्णन हमको मिलता है। तो ये नाम आप याद रखेंगे, इनसे संबंधित प्रश्न परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि गौतम बुद्ध किन किन स्थानों पे गए हैं। आहत सिक्कों के विषय में हम देखें जो हमको इस काल के साक्ष्य के रूप में मिलते हैं, तो हमको मिलता है कि ये सबसे प्राचीन सिक्के हैं और इनको कहेंगे पंचमार्क सिक्के, क्योंकि इन पे पंच करके एक मार्क बना के इन सिक्कों को बनाया गया है। चांदी के बने ये सिक्के हैं और इनके ऊपर एक ठप्पा देकर निशान बनाया जाता है, इसीलिए इनको पंचमार्क सिक्के कहते हैं या आहत सिक्के, या इसको ऐसे समझिए आयल सिक्के, क्योंकि इन पे पंच मारा गया है, ठप्पा मार के इनको बनाया गया है, तो इनको आहत सिक्कों के नाम से जानते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से और मौर्य काल के मध्य तक ये सिक्के हमको प्राप्त होते हैं। एक पुस्तक हमको मिलती है बुद्धकोश की टीका सुमंगल विलासिनी के नाम से, जिसमें वज्जी संघ की न्याय व्यवस्था के बारे में हमको जानकारी मिलती है और ये बताया जाता है कि वज्जी संघ में 8 न्यायालय थे। अगर हम बौद्ध ग्रंथों के अनुसार देखें तो मगध में जो शासक है वो कौन कौन से हैं, जो हर्यक वंश से लेकर नंद वंश तक हमको मिलते हैं। तो देखिए सबसे पहले मिलेगा हमको हर्यक वंश 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक, जिसमें हमको बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन और उसके उत्तराधिकारी मिलेंगे। फिर हमको मिलेगा शिशुनाग वंश, जिसमें हमको शिशुनाग, काकवर्ण और काकवर्ण के 10 पुत्र हमको मिलेंगे। उसके बाद हमको मिलेगा नंद वंश, जिसमें महापद्मनंद, जिसको उग्रसेन के भी नाम से जाना जाता है, और उसके 8 पुत्र हमको मिलेंगे। तो देखिए हर्यक वंश 544 से 412 ईसा पूर्व, 412 से 344 तक शिशुनाग वंश, 344 से 321 ईसा पूर्व तक नंद वंश हमको मिलता है, और इसके बाद वंश मिलता है कौन सा, मौर्य वंश। और नंद वंश का जो अंतिम राजा है धनानंद, वो हमको मिलता है, जिसको हराया किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, और स्थापना किसकी कर दी, मौर्य वंश की। इनमें भी जो बहुत प्रतापी राजा है, जैसे हर्यक में बिंबिसार और अजातशत्रु और उदयन, ये हमको तीनों बहुत प्रतापी मिलते हैं। फिर हमको शिशुनाग वंश में अगर देखें तो शिशुनाग, काकवर्ण, और काकवर्ण के बाद में 10 पुत्र मिलते हैं। 10 पुत्रों का बहुत विवरण हमको नहीं मिलता है, लेकिन शिशुनाग और काकवर्ण का वर्णन हमको ज्यादा मिलता है। फिर जो महापद्मनंद है, इनके विषय में बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनको उग्रसेन के भी नाम से जाना जाता है। अगर हम पुराणों की बात को माने तो मगध में जो शासन काल है हर्यक वंश से लेके नंद वंश तक, उनके शासकों का यहाँ नाम दिया गया है और उनके शासन काल को यहाँ दिखाया गया है। तो शिशुनाग का शासनकाल 40 साल, काकवर्ण का शासनकाल 26 साल, हेमवर्धन का शासनकाल 36 साल, हेमजीत या शत्रुंजय का शासनकाल 24 साल, बिंबिसार का 28 साल,
अजातशत्रु का 27 साल, दर्शक का 24 साल, उदयन का 33 साल, नंदीवर्मन का 40 साल, महानंदिन का 43 साल और महापद्म जो आपको मिलते हैं और उनके 8 पुत्र मिलते हैं, इनका शासनकाल हमको मिलता है 100 वर्ष का। हालांकि कुछ विद्वानों के अनुसार ये शासनकाल 40 वर्ष का भी हो सकता है। अब हम देख लेते हैं जो मगध का उत्कर्ष है वो किस प्रकार से होता है। जो इसका वास्तविक संस्थापक है मगध का, वो हमको मिलता है बिंबिसार, और ये बिंबिसार संबंधित होता है हर्यक वंश से, जिसको हमने पीछे भी देखा है। जैन साहित्यों में इसे श्रेणिक के नाम से भी पुकारा जाता है। और महावंशा के अनुसार 15 वर्ष की आयु में ही मगध नरेश की भूमिका में आ जाता है कौन? बिंबिसार। अब जब बिंबिसार राजा बनता है तो राजा बनने के बाद वैवाहिक संबंधों के द्वारा अपने राज्य क्षेत्र का ये विस्तार करता है। इस प्रकार से जो लिच्छवी के गणराज्य है और उनके शासक केटक की जो पुत्री है चेलना, जिसे छेलना के नाम से भी जानते हैं, उससे ये विवाह करता है और अपने राज्य क्षेत्र को फैलाता है। इससे मतलब लिच्छवी से विवाह से जो इसकी मगध की उत्तरी सीमा है वो इसको सुरक्षित मिलती है। फिर ये विवाह करता है कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोशला से, जहां से इसको काशी मिल जाता है दहेज के रूप में। फिर ये मध्य प्रदेश की राजकुमारी क्षेमा से विवाह करता है, जिससे मद्रों का सहयोग को मिल जाता है। तो देखिए, लिच्छवी से सहयोग मिल गया, कौशल से सहयोग इसको मिल गया और मध्य प्रदेश से, तो इन 3 बड़े राज्यों से इसको सहयोग मिल जाता है। और ये सहयोग इसने कैसे पाया है? विवाह के माध्यम से। युद्ध के द्वारा भी अपनी सीमा का विस्तार करेगा, जिसमें अंग का जो शासक बृहदत्त, इसको पराजित करके ये अंग को मगध की सीमा में शामिल कर लेता है। तो देखिए, मगध का अधिग्रहण कर ले रहा है और विवाह संबंधों द्वारा अपने क्षेत्र की सीमाओं को सुरक्षित ये लगातार करता हुआ हमको दिखेगा। कुछ अन्य कार्य भी ये करेगा, जैसे यदि हम विनय पिटक की बात करें तो ये मिलता है कि जो वेणुवन नामक उद्यान है जो इसने बुद्ध और संघ के लिए बनाया, उसका वर्णन हमको मिलता है। दीघ निकाय से हमको ये ज्ञात होता है कि जो चंपा के ब्राह्मण है उनको इसने उस क्षेत्र की सारी आमदनी दान कर दी, तो दान का भी एक वर्णन हमको मिलता है। इस वेणुवन उद्यान को आप ध्यान रखेंगे, ये हो सकता है परीक्षाओं में आपसे पूछ लिया जाए। बिंबिसार के बाद राजा बनता है अजातशत्रु, और ये जो अजातशत्रु है इसने अपने पिता को ही बंदी बना लिया। और ये उल्लेख हमको कहां से मिलेगा? बौद्ध ग्रंथों में और जैन ग्रंथों में। बिंबिसार की मृत्यु हो जाती है 492 ईसा पूर्व में। उससे पहले ही अजातशत्रु राजा बन चुका है और इसने बिंबिसार को कैद में रखा हुआ है। अजातशत्रु, जिसका एक नाम हमको मिलता है कुलिक, अब ये बनता है मगध का राजा। अजातशत्रु क्या क्या करता है? शासन के प्रारंभिक सालों में ये मगध और कौशल के मध्य संघर्ष प्रारंभ कर देता है। बाद में इसकी मित्रता हो जाती है कौशल के साथ, और जो कौशल का शासक है प्रसेनजीत, इसने अपनी पुत्री का विवाह इस अजातशत्रु से कर दिया और पुत्री का नाम क्या है? वाजिरा इसका नाम हमको मिलता है। काशी पर इससे क्या होगा? इस विवाह से काशी पर फिर से मगध का आधिपत्य स्थापित हो जाएगा, जो बिगड़ गया था कौशल के साथ, विवाद के साथ। जब कौशल का विवाद हो जाता है मगध से, तो काशी का क्षेत्र इनके हाथ से चला जाता है। लेकिन जब विवाह संबंध के द्वारा मित्रता स्थापित हो जाती है तो काशी पर फिर से मगध का आधिपत्य स्थापित हो जाता है। अजातशत्रु का उत्तराधिकारी हमको मिलता है उदयी। उदयी ने स्थापना करता है पाटलिपुत्र, और गंगा और सोन नदियों के संगम पर किला बनाकर इस पाटलिपुत्र को बनाता है और इसको अपनी राजधानी बना लेता है, जो पहले थी क्या? राजगिरी। तो परीक्षाओं में ये आपसे पूछा जाएगा कि किसने राजगिरी से राजधानी ट्रांसफर कर दी पाटलिपुत्र में, तो वो शासक हमको कौन मिलेगा? उदयी। फिर दूसरा वंश आएगा यहाँ पे शिशुनाग वंश, जिसकी स्थापना की है शिशुनाग ने। और महावंशा में हमको एक वर्णन मिलता है कि जो ये शिशुनाग है ये एक लिच्छवी राजा की और वेश्या पत्नी से उत्पन्न ये संतान है। पुराणों के अनुसार ये क्षत्रिय माना जाएगा, और ये माना जाएगा कि जो मगध की सीमा है इसको इसने मालवा तक पहुंचा दिया है। ये देखिए, ये जो इस तरह के विवाद आपको मिलेंगे कि क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, किससे ये संबंधित है, वो हमको बार बार इतिहास के परिप्रेक्ष्य में देखने को मिलेगा। इससे ये साबित करने की कोशिश की जाएगी कि प्रशासन में नियंत्रण किस वर्ग का, ये हमको बार बार देखने को मिलेगा इतिहास में, और इस तरह के विवाद हमको मिलेंगे। मौर्य के काल में भी आप देखेंगे ये विवाद आपको मिलेगा। शिशुनाग ने वत्स क्षेत्र पर भी अधिकार स्थापित कर लिया, और वत्स के अंदर हमको एक क्षेत्र मिलता है अवंती महाजनपद। अवंती और वत्स पर अधिकार करने के बाद एक नया व्यापारिक मार्ग खुल जाता है, जो पश्चिम से व्यापार करने के लिए बहुत सुगम हो जाता है, और हमको विदेशियों का आगमन इन्हीं व्यापारिक मार्गों से बाद में देखने को मिलेगा। इसने गिरिव्रज के अलावा वैशाली को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। तो शिशुनाग वंश का शासक जो शिशुनाग है,
इसने गिरिवज के स्थान पर एक नई राजधानी और स्टेब्लिश की, जिसे कहेंगे वैशाली। बाद में जो ये वैशाली है, ये इसकी क्या हो जाती है, प्रधान राजधानी बन जाती है और गिरिवज दूसरी राजधानी के रूप में स्थापित रहता है। महावंश की यदि हम बात को माने तो शिशुनाग के बाद उसका पुत्र जो कालाशोक, ये राजा बनता है। कालाशोक को ही काकवर्ण कहा गया है पुराणों में। और कालाशोक ने क्या किया, राजधानी को पुनः पाटलिपुत्र ट्रांसफर कर दिया। तो राजधानी को वापस कौन लाता है, कालाशोक। और लेके कौन गया था, उदयन। ये आप ध्यान रखेंगे। द्वितीय बौद्ध संगति का जो आयोजन होता है वो कालाशोक के ही कार्यकाल में हमको देखने को मिलता है। इसी बौद्ध संगति में हमको मिलता है कि बौद्ध धर्म का विभाजन स्थविर और महासंघिक के रूप में हो जाता है। ये बौद्ध धर्म का जो विभाजन है, इसको बहुत डिटेल से हमने एक सेपरेट वीडियो में हमने कवर किया है। यदि आपने ना देखा हो तो उस वीडियो को जाके आप एक बार देखिए, जो हिस्ट्री की इस प्लेलिस्ट में ही मौजूद है, जिससे आप डिटेल से समझ पाएंगे कि किस तरह और कब कब बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ। यदि हम बाणभट्ट के हर्ष चरित को देखें तो हमको ये मिलता है, जो ये कालाशोक है, इसकी हत्या किसी ने घूमते समय कर दी थी। मतलब ये कालाशोक राजा अपने नगर में भ्रमण कर रहा था और उस समय किसी अज्ञात व्यक्ति ने इसकी हत्या कर दी। ये हत्यारे का पता हमको नहीं मिलता है, पर इसकी हत्या हुई थी, ये हमको जानकारी मिलती है। महाबोधि वंश की बात अगर हम माने तो ये कहता है जो कालाशोक के 10 पुत्र हैं, इन्होंने मिलकर 22 वर्षों तक शासन मगध में स्थापित करके रखा और अपना प्रशासनिक व्यवस्था ये लगातार चलाते रहे। शिशुनाग वंश के बाद आएगा नंद वंश और इसके स्थापनाकर्ता पे हमको अलग अलग नाम मिलते हैं। जैसे पुराणों में हमको मिलता है महापद्म, जो ये माना जाता है कि जो शिशुनाग वंश का अंतिम शासक है महानंदीन, इसका एक रुद्र स्त्री से उत्पन्न ये संतान है। महाबोधि की अगर हम बात माने तो इसमें उग्रसेन का नाम हमको मिलता है। और जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन की अगर हम बात माने तो इसमें हमको मिलता है कि ये नापित पिता या नाई पिता और वेश्या माता का ये पुत्र है। तो हमको अलग अलग नाम मिलते हैं जिसने इस नंद वंश की स्थापना की है। नंद वंश के कुल 9 राजाओं के नाम हमको मिलते हैं, जिसमें यदि हम बात माने महाबोधि वंश तो जो राजा 9 हमको मिलते हैं वो कौन से, एक उग्रसेन, पंडुगति, भूतपाल, राष्ट्रपाल, गोविशाणक, 10 सिद्धक और कैवर्त। और इसके बाद जो अंतिम राजा हमको मिलेगा धनानंद। इसके बाद स्थापना हो जाएगी किसकी, मौर्य वंश की। अगर हम महापद्मनंद को देखें तो इसके हमको अलग अलग नाम मिलते हैं। ये महापद्मनंद बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो इसको संज्ञाएं दी जाएंगी वो बहुत बड़ी बड़ी दी जाएंगी, जैसा हमने पीछे भी देखा है। और इसकी जो मान्यता है वो हमको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। तो इसको कहा जा रहा है कि ये कली का अंश है, सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला है। इसीलिए इसको दूसरा परशुराम भी कहा जाएगा और ये माना जाएगा कि परशुराम का ही अवतार है। परशुराम के विषय में अगर आपको पता हो तो माना जाता है कि 21 बार इन्होंने क्षत्रिय विहीन कर दिया था इस पूरी धरती को। तो ये भी माना जाएगा कि ये व्यक्ति भी क्षत्रियों का नाश करने वाला है और इसीलिए इसको परशुराम का दूसरा अवतार माना जाएगा। एक क्षत्र की स्थापना इस राजा ने की और उपाधि कौन सी हासिल की, एक राट की उपाधि हासिल की। तो यदि आपसे पूछा जाए कि एक राट की उपाधि किस राजा को मिली तो वो राजा कौन है, महापद्मनंद। जिन राजवंशों का इसने उन्मूलन किया यदि हम उनको देखें तो इक्ष्वाकु राजवंश का, इक्ष्वाकु जिससे भगवान राम आते हैं, उस राजवंश का, कलिंग राजवंश का, कश्मक का, पांचाल का, काशीय का, हैहय का, कुरु का, मैथिल का, सूरसेन का और वीतिहोत्र का, इन सारे राजवंशों का ये उन्मूलन करता है। इसीलिए इसको माना जाता है ये परशुराम का दूसरा अवतार है। उस रूप में इसकी व्याख्या हमको मिलती है या हम कहें मान्यता हमको मिलती है। अगर हम मत्स्य पुराण की बात को माने तो जो शासनकाल हमको मिलेगा इन सारे राजाओं का अलग अलग, जिसमें इक्ष्वाकु का 24 साल, कलिंग का 32 साल, कश्मक का 25 साल, पांचाल का 27 साल, काशीय का 24 साल, हैहय का 28 साल, कुरु का 27 साल, मैथिल का 28 साल, सूरसेन का 23 साल और वीतिहोत्र का शासनकाल 20 साल को हमको मिलता है। अगर हम बात करें खारवेल के आते गुम्फा अभिलेख, तो जो कलिंग विजय की सूचना है कि इसने भी कलिंग को जीता था, वो सूचना हमको मिलेगी इसी अभिलेख से। कलिंग के विषय में आप ध्यान रखेंगे, अशोक ने भी कलिंग को जीता था, इसके बाद उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था या धम्म की नीति को अपना लिया था। इसी अभिलेख के द्वारा हमको ये मिलता है कि जो नंद राजा है जिनसेन, उसकी एक प्रतिमा भी उठाकर ये ले गया था और कलिंग में एक नहर का निर्माण इस राजा ने करवाया था। ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। कलिंग में नहर का निर्माण किसने करवाया है तो हमको कौन मिलता है, महापद्मनंद नाम मिलता है। नंद वंश से संबंधित कुछ अन्य तथ्यों को हम देख ले तो नंद वंश का अंतिम शासक हमको मिलता है घनानंद, जो कि समकालीन है
सिकंदर का, और नानी लेखकों ने इसको अगमीज या उग्रसेन का पुत्र कहा है। जेनोफोन ने इसको बहुत नाट्य माना है। तमिल और सिंगली ग्रंथों ने इसे अतुल संपत्ति का स्वामी माना है। और जब हम बात करते हैं सिकंदर के आक्रमण, तो उस समय हमको नंद वंश का यही धनानंद शासक मिलता है। सिकंदर के बारे में कहा जाता है इसने आक्रमण किया, और जो राजा अंबी था उसने सरेंडर कर दिया, समझौता कर लिया सिकंदर के साथ। उसके बाद सिकंदर की लड़ाई होती है पोरस के साथ, जिसमें ये पुस्तकों में लिखा मिलता है पोरस युद्ध में हार गया था। हालांकि इसमें बहुत विवाद है, ये आप ध्यान रखेंगे। और पोरस के बाद जो राजा मिलता है राजा धनानंद। धनानंद की सेना इतनी बड़ी होती है, इसमें हाथियों की इतनी बड़ी संख्या मिलती है। जब इसके बारे में सिकंदर की सेना को पता लगता है तो सिकंदर की सेना युद्ध लड़ने से ही मना कर देती है। तो वो प्रभाव था धनानंद का। इसीलिए आप देखिए कि इसको बहुत धनाढ्य, कुल संपत्ति का स्वामी, ये सारा कुछ इसके विषय में बताया जा रहा है। इसका एक सेनापति मिलता है जो अद्यशाल के नाम से हमको मिलता है। और ये भी हमको वर्णन मिलता है कि ये धनानंद अपने शासन काल में काफी क्रूर शासक के रूप में मिलता है और जबरन कर वसूलता है, अपनी प्रजा को सताता है। और इसी धनानंद ने अपमान किया था किसका? चाणक्य का। ये भी आप ध्यान रखेंगे कि चाणक्य ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए ये कसम खाई कि नंद वंश को वो समाप्त कर देगा। तो ये व्यक्ति वही है धनानंद, जिसने अपमान किया था किसका? चाणक्य का भी। और बाद में चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की मदद से युद्ध लड़ते हैं धनानंद से और धनानंद की हत्या कर देते हैं। एक और चीज आप देख लीजिए, जो व्याकरणाचार्य पाणिनि है, ये महापद्मनंद जो अभी हमने पीछे देखा उसके मित्र के रूप में भी हमको मिलते हैं। वर्ष, उपवर्ष, वर रुचि, कात्यायन जैसे बड़े विद्वान भी हमको नंद काल में देखने को मिलते हैं। इसके बाद जो ये नंद शासक ये जैन मत को पोषित करता है, उसको अपना समर्थन देता है। और एक व्यक्ति हमको मिलता है कल्पक के नाम से, जिसकी सहायता से इस महापद्म नंद ने क्षत्रियों का विनाश किया है। और ये कल्पक किससे संबंधित है? जैन मतावलंबी ये कल्पक हमको मिलता है। जो धनानंद का जैन अमात्य है चकटालव और कुलभद्र, ये भी हमको मिलते हैं जो जैन मत का समर्थन करते हैं। इसके अलावा यदि हम बात माने मुद्रा राक्षस, तो उसमें भी ये माना गया है कि जो नंद वंश का ये शासक है ये जैन मतानुयायी है या जैन मत को मानने वाला है। तो ये नंद वंश से संबंधित प्रमुख तथ्य हैं जिनके विषय में हमने यहाँ देख लिया। अब हमने ये समझ लिया है कि किस तरह की पूरी सामाजिक संरचना बन चुकी है, किस तरह से महाजनपद है, उनकी स्थिति क्या है, और जो ये नंद वंश है ये किस प्रकार से शासन चला रहा है, किस तरह की मत की व्यवस्था को ये मान रहा है। और इसके बाद अब हम देखेंगे कि आपका स्थापित होगा मौर्य वंश। और उस मौर्य वंश की स्थापना से पहले हम देखेंगे जो पश्चिम एशिया के हमले होने लगेंगे भारत पे, उनको हम डिटेल से देखेंगे। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जुड़े रहिए आप लोग इस चैनल के साथ। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, जिससे हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी पहुंच को बना सके। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।